हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में आज मैं एक और नई क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मुझको आपसे उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन संबंधी चर्चा करनी है। जैसा पिछली क्लासों में लगातार उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की कुछ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछे जाते थे, उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। लेकिन आज मैंने एक विस्तृत टॉपिक उठाया है और इस टॉपिक जो कि काफी बड़ा टॉपिक है और यहाँ से लगभग मुझको 5-6 पार्ट इसके लेने पड़ेंगे और 5-6 पार्ट में मैं इसको पूरा करूंगा। तो इसमें हमको चर्चा करनी है आपसे उत्तर प्रदेश की मृदा के संबंध में, उत्तर प्रदेश में कृषि के संबंध में बात करेंगे, फसल चक्र के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे और फसल के उत्पादन के संबंध में चर्चा करेंगे, फल के उत्पादन के संबंध में चर्चा करेंगे। इस तरीके की विस्तृत चर्चा को आगामी क्लासों में मैं आपसे करूंगा और उसके साथ साथ पशुपालन की भी चर्चा, उत्तर प्रदेश में पशुपालन का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा भी मुझको आपसे करनी है। तो चूंकि यह एक बड़ा टॉपिक है, इसको 5-6 पार्ट में हम पढ़ेंगे और आज पहले पार्ट में उत्तर प्रदेश की मृदा को मैंने लिया है और मृदा को केंद्र बिंदु बनाते हुए आज हम इस क्लास को जो मृदा संबंधित आपके लिए जानकारी, परीक्षा उपयोगी जानकारी है, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंटेंट मैंने लिखा, गर्मी बहुत ज्यादा है, लिखने में काफी दिक्कत होती है, लगभग 1-1.5 घंटा लिखने में लगा है और चूंकि यह आपके लिए काफी परीक्षा उपयोगी है, इसलिए मैंने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए और आपसे मिस हो जाए। तो सबसे पहले हम मृदा के संबंध में, खासकर उत्तर प्रदेश की मृदा को पढ़ने के जो उत्तर प्रदेश के संबंध में हमको मृदा पढ़नी है, तो इसमें एक बात आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि भारत के भूगोल से मृदा संबंधी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो हम सबसे पहले एक आखिर मृदा होती क्या है उसके संबंध में आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों यानी कि चट्टानों एवं कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। या तो होगी परिभाषा, जो कि काफी क्लिष्ट परिभाषा है क्योंकि किताबी भाषा में परिभाषा है। तो आपको सीधे याद रखना है कि पहाड़ों, चट्टानों, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनके अपरदन से छोटे छोटे टुकड़े, जो महीन कण जो आते हैं नीचे की तरफ, उसी से, और उसमें कुछ खनिज मात्रा, जो कुछ उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और साथ में लिखा कि और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है। जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिसको क्रस्ट कहते हैं, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिसको क्रस्ट कहते हैं, वहां पे मृदा पाई जाती है। तो वही बातें लिखी गई है कि यह पृथ्वी को एक पतले आवरण से ढके रहती है। उसके बाद आता है कि मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, वही बात मैंने आपको बताया कि चूंकि चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, उसी से मृदा का निर्माण होता है। उसमें क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है, जैव पदार्थ पाए जाते हैं, जल एवं वायु। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। जो मृदा होती है और मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें आपको याद रखना कि उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैव पदार्थ पाए जाते हैं, जल एवं वायु भी उसमें पाई जाती है और इन सब के अलावा कुछ सूक्ष्म जीव, आपको क्या याद रखना है कि कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं। अच्छा, वही बात है, मैंने यहाँ भाबर एवं तराई क्षेत्र की हेडिंग ली है। आपको याद रखना है कि जब मैंने पिछली क्लास में आपको खासकर उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संबंध में पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन था वह कितने भागों में था? 3 भागों में उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक आपका था भाबर एवं तराई का क्षेत्र। भाबर एवं तराई के क्षेत्र के संबंध में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया था कि ऊपर सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक का एक क्षेत्र था जो भाबर एवं तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता था। भाबर क्षेत्र वो था कि जब नदियां पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, तो वहां से मोटे मोटे चट्टानों को काट कर वह नीचे लेके आती हैं, तो जहां पे ऐसी स्थिति बन जाती है कि वह चट्टानें, वह छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं और पानी नीचे चला, मतलब नदी अदृश्य हो जाती है, नदी दिखती नहीं है, तो उन छोटे छोटे कणों को ही क्या कहा जाता था? भांबर का क्षेत्र कहा जाता था। और उसी भांबर क्षेत्र के नीचे, भांबर क्षेत्र के ठीक नीचे पतली पट्टी के रूप में तराई का क्षेत्र था। तो तराई के क्षेत्र के विषय में मैंने आपको बताया था कि यह भी आपका उधर ऊपर सहारनपुर से लेकर इधर महाराजगंज तक फैला हुआ था। और जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे थे, तो जो आपका तराई का क्षेत्र था वह चौड़ा होता, 80-90 किलोमीटर तक वह चौड़ा हो जाता था। लेकिन अगर बात सहारनपुर की जाए तो ऊपर की तरफ, खासकर पश्चिम की तरफ, जब ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो यह क्षेत्र जो आपका तराई का क्षेत्र था, यह काफी पतला क्षेत्र था। तो हम भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा के संबंध में चर्चा करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था मध्य के मैदानी भाग के संबंध में। तो मध्य के मैदानी भाग के संबंध में अगर आपको याद होगा, भौतिक विभाजन में मैंने पढ़ाया था कि वहां मैंने आपको बताया था
कि जो आपका भाबर एवं तराई का क्षेत्र है और नीचे नीचे जो आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र है, यानी कि विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी पठारी वाला जो क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रों के जो बीच की भूमि बची, खासकर गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदान है, गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदान है, उसी को मध्य के मैदानी क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। और जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे पहाड़ जो आपका विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, या मिर्जापुर, सोनभद्र या बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, उसको पहाड़ी पठारी क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी भाग में, इन्हीं 3 भागों में उत्तर प्रदेश की मृदाओं को हम बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र की। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि प्रदेश का उत्तरी अर्थात भाबर क्षेत्र, वही जो मैंने आपको बताया कि हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों व मोटे बालुओं से निर्मित है। मैंने आपको बताया कि जब नदियां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो वह बड़े बड़े पत्थरों को काट कर लेके आती हैं। तो जो आपका भाबर क्षेत्र की मृदा है, भाबर क्षेत्र की मृदा है, या मोटे मोटे पत्थरों से और मोटे मोटे बालू के कणों से निर्मित होती है, जो कि काफी छिछली होती है। छिछली का मतलब काफी उबड़ खाबड़ होती है, काफी उबड़ खाबड़ होती है। अतः जल नीचे चला जाता, मैंने आपको बताया कि जल जब नीचे चला जाता तो नदी यहाँ पे अदृश्य हो जाती, नदी दिखती नहीं है, जल नीचे चला जाता था, तथा यह कृषि कार्य असंभव होता। भाबर क्षेत्र के विषय में आपको याद रखना है कि चूंकि यहाँ की कंकरीली पथरीली मृदा होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि कार्य करना असंभव होता है। यहाँ ज्यादातर वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। आपको इसके संबंध में क्या याद रखना है कि यहाँ ज्यादातर वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि कार्य करना असंभव होता है। कृषि कार्य करना असंभव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। फिर यहाँ पे है कि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के विषय में मैंने आपको बताया है कि भाबर का क्षेत्र हमारा है, उसके ठीक नीचे पतली पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र है। तो आपको याद रखना कि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती। क्यों उपजाऊ होती? उसका रीजन ये है कि चूंकि यह पहाड़ी, चूंकि जो मैंने आपको भाबर क्षेत्र के विषय में अभी बताया है, तो वहां पे मिट्टी कैसी थी? कंकरीली पथरीली मिट्टी थी। और उसके नीचे जो जो नदी आगे की तरफ बढ़ती जाती है, तो जो आपके बालू के कण होते हैं वह महीन होते चले जाते हैं। तो वही बात है कि महीन कणों के निक्षेप से निर्मित जो तराई क्षेत्र की मृदा है, यह महीन कणों के निक्षेपों से निर्मित हुई है। इसलिए यह कैसी होती है? यह समतल, समतल का मतलब बराबर होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाबर में उबड़ खाबड़ मृदा थी, लेकिन यह समतल होती है, दलदली होती है, नम होती है। नम का मतलब ये होगा कि यहाँ पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए यह उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। जो आपकी तराई क्षेत्र की मृदा है, इसमें गन्ने एवं धान की पैदावार काफी अच्छी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसी क्रम में अब हम चर्चा आपसे करेंगे, ये हो गया आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदाओं के संबंध में आपको यही याद रखना है। और मेन जो मृदा के संबंध में प्रश्न बनते हैं, वह मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाओं से प्रश्न आपसे बनते हैं। जो मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा है, मध्य का मैदानी क्षेत्र वही गंगा यमुना के बीच का जो विशाल मैदान है, उसके संबंध में हमको आपसे चर्चा करनी है। पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में, आपको क्या याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, वही मैंने आपसे चर्चा की, गंगा यमुना मैदान की वाली जो मृदा है, उसी को मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा कहा जाता है। तो गंगा यमुना मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो मध्य भाग जो आपका प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, जो विशाल गंगा यमुना मैदान है, आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न बनेगा कि जो विशाल गंगा यमुना मैदान है वह किस युग में निर्मित है? तो आपको याद रखना है कि प्लीस्टोसीन युग में, किससे? प्लीस्टोसीन युग से निर्मित है, और आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछारी या भात मृदा कहा जाता है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तब आपको याद रखना है यहाँ पे जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ का अन्य नाम क्या है? जलोढ़ का अन्य नाम आपका हो जाएगा कछारी मृदा या भात मृदा। आपको कछारी मृदा भी लिखा मिल सकता है या भात मृदा भी लिखा मिल सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र है, जिसकी मृदा की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अच्छा, अगर जलोढ़ के शाब्दिक अर्थ की बात की है तो जलोढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है जल को ओढ़े हुए, यानी कि यहाँ पे जो मृदा होगी उसमें जल की मात्रा पर्याप्त होगी, इसलिए यह मृदा काफी उपजाऊ भी होती है। फिर इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़, कछारी या भात मृदा कहा जाता है, जो कि काप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। आपसे प्रश्न बन जाएगा डायरेक्ट कि जलोढ़ मृदा किन किन चीजों से निर्मित है? तो आपको याद रखना है यह काप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। यह मृदा बहुत गहरी व पूर्ण विकसित दिशा में है। आपको याद रखना है कि जलोढ़ मृदा होती है, यह काफी गहरी, अच्छा, यह बहुत ज्यादा परतदार मृदा नहीं होती है, लेकिन यह काफी गहरी होती है और
कैसी होती है? पूर्ण विकसित दिशा में होती है। इसमें पोटास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जलोढ़ मात्रा जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तब आपको याद रखना है कि इसमें पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। जो आपकी जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। आपसे डायरेक्ट जीवांश भी लिखा मिल सकता है, जीवाश्म भी लिखा मिल सकता है। आपसे डायरेक्ट इसमें दो तरीके के यही प्रश्न बनेंगे कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है इसमें किन खनिज पदार्थों की मात्रा प्रचुर, इसमें कौन से खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जलोढ़ मृदा में किन खनिज पदार्थों की कमी पाई जाती है। तब आपको याद रखना है कि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। इस मैदान के लगभग संपूर्ण मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र की मृदा है इसकी संपूर्ण मृदा को लगभग दो भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन सिर्फ दो भागों में नहीं, लगभग दो भागों में, सिर्फ दो भागों में नहीं है, क्योंकि अब वही इसकी चर्चा मैं आगे आपसे कर रहा हूँ कि दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली आपकी खादर को कछारी भी कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एक खादर होगी और दूसरी बांगर मृदा होगी। तो खादर का एक नाम तो खादर हो गया, दूसरा कछारी हो गया, और इसको नवीन यानी कि नई जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। और अगर दूसरी की चर्चा मैं आपसे करूं तो इसको कहा जाता है बांगर, और बांगर का नाम होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। अब इसके संबंध में अभी आगे आपसे मैं चर्चा करूंगा। फिर इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवड़ी, क्षारी, मरुस्थली, भूड़ तथा काली मृदाएं भी पाई जाती। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी थी कि इस मैदान के लगभग संपूर्ण मृदा को लगभग दो भागों में बांटा गया। मतलब ज्यादा जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की जो मृदा है उसमें ज्यादातर मृदा जो होगी वह आपकी खादर एवं बांगर के रूप में पाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आपको याद रखना है कि लवड़ी मृदा भी मिलेगी, क्षारी मृदा भी मिलेगी, मरुस्थली मृदा भी पाई जाएगी, भूड़ तथा काली मृदाएं भी यहाँ पाई जाती हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे खादर मृदा की। तो खादर के संबंध में आपको सीधे सीधे याद रखना है कि यह नवीन जलोढ़ मृदा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो नदियों की बाढ़ का पानी है वह लगातार इस मृदा को मिलता रहता है, यानी कि यहाँ पे लगातार बाढ़ आती रहती है। इसलिए नए नए खनिज पदार्थ और नई नई मिट्टी, नए नए बालू के कण लगातार इस मृदा में शामिल होते रहते हैं, इसीलिए इसको नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो वही लिखा है कि यह मृदा नदियों के साथ प्रत्येक बाढ़ में परिवर्तित होती रहती है। जब यहाँ पे बाढ़ आती तो नई मृदा आ जाती है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि यह मृदा नदियों के साथ साथ प्रत्येक बाढ़ में परिवर्तित होती रहती है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की, डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन जाता है कि जो खादर जलोढ़ मृदा होती है इसका रंग क्या होता है। आपको याद रखना है कि यह हल्के भूरे रंग की मृदा होती है, हल्के भूरे रंग की। फिर यह छिद्र युक्त होती है, वह महीन कणों वाली तथा अधिक जल धारण करने की क्षमता वाली होती है। तो आपको जलोढ़ मृदा, आपका जो आपकी खादर जलोढ़ मृदा है इसके संबंध में याद रखना है यह हल्के भूरे रंग की होती है, यह आपकी छिद्र युक्त होती है, फिर यह आपकी, मैंने आपको बताया कि महीन कणों वाली होती है तथा इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो खादर जलोढ़ में वैसे जल धारण, जो जलोढ़ मृदा आपकी होती है वैसे इसमें जल धारण करने की क्षमता तो अधिक होती है, लेकिन खासकर जो खादर मृदा के रूप में इसका विभाजन किया गया है तो इसके संबंध में याद रखना कि जो खादर मृदा है बांगर की तुलना में इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। फिर इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन जाएगा कि जो खादर मृदा होती, खादर जलोढ़ मृदा है, इसमें किस चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपको याद रखना है चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इससे बलुआ, सिल्ट, बलुआ दोमट, आपको क्या याद रखना है, इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ या दोमट, मटियार और या मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। जो आपकी खादर जलोढ़ मृदा है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना कि इसको बलुआ और फिर साथ में सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। नवीन अवसादी पदार्थों से निर्मित होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है। अभी मैंने आपको बताया चूंकि बाढ़ का पानी लगातार यहाँ पे आता रहता है, इसलिए इसको जो आपका खनिज पदार्थ है इनकी पूर्ति होती रहती है। इसलिए आपको याद रखना है कि चूंकि लगातार इसमें खनिज पदार्थों की पूर्ति होती रहती है, नई मृदा आती रहती है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसे खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। तो खादर के संबंध में आपको याद रखना है कि यह नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ इसलिए है क्योंकि लगातार या बाढ़ का पानी इसको मिलता रहता है, या काफी उपजाऊ होती है,
क्योंकि इसमें खनिज जो लगातार इसमें क्योंकि नई नई मृदा का निर्माण हुआ करता है और लगातार बाढ़ का पानी इसको मिलता रहता है, इसलिए खनिज पदार्थों की इसमें कमी नहीं होती, काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तभी इसको खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे आपसे मैं चर्चा करूंगा बांगर मृदा की। तो बांगर के संबंध में क्या याद रखना है, यह ऐसी मृदा होती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। जो आपकी खादर मृदा थी वहां नदियों की बाढ़ का जल था वह लगातार पहुंचता रहता है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है। और जो आपकी बांगर मृदा है, तो बांगर मृदा के संबंध में याद रखना है कि यहाँ पे बाढ़ का जल लगातार नहीं पहुंच पाता है। इस नदियों बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, इसे उपहार, दोमट, बलुई दोमट, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसके संबंध में आपको सीधे ये याद रखना है कि जो आपकी बांगर मृदा होती है इसको उपहार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उपहार मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपका दोमट, बलुई दोमट, मटियार और मटियार दोमट दोनों में कॉमन है। फिर आता है इस क्षेत्र की मिट्टियां अधिक परिपक्व तथा अधिक गहरी होती। इस जो यह आपका बांगर क्षेत्र की मृदा होती है यह भी उपजाऊ होती है, ऐसा नहीं कि यह पहले उपजाऊ नहीं थी, या पहले उपजाऊ थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो लगातार इससे खनिज पदार्थों का, चूंकि लगातार इस पे सघन कृषि हो रही है, लगातार इस पे कृषि कार्य किया जा रहा है, इसलिए जो इसकी उर्वरा शक्ति है वह लगातार अब कम होती जा रही। पहले यह भी काफी उपजाऊ थी, लेकिन अब चूंकि इस पे लगातार कृषि कार्य हो रहा है और बाढ़ का पानी न आने की वजह से इसमें खनिज पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, इस क्षेत्र की मिट्टियां अधिक परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। उसका रीजन सिर्फ यही कि लगातार इसमें कृषि की जा रही है और नए खनिज पदार्थों की प्राप्ति, चूंकि बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच रहा, इसलिए नए खनिज पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तभी इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही। और चूंकि खनिज पदार्थ कम हो रहे हैं इसलिए इसको लगातार खाद देने की आवश्यकता अधिक रहती है, जबकि आपके खादर के मामले में खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपकी बांगर मृदा है, इन मृदाओं में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती जा रही है, क्योंकि लगातार कृषि कार्य हो रहा है तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती जा रही है, अतः इन घटकों वाली खाद की अधिक आवश्यकता होती है। बांगर मृदा में जो कि लगातार कृषि उत्पादन किया जा रहा है और बाढ़ का पानी न आने की वजह से इसको खनिज पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए लगातार इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती जा रही है। इसलिए जो खाद इसमें दी जाएगी वह नाइट्रोजन व फास्फोरस घटकों वाली खाद इसमें देने की आवश्यकता होती है। तो यह थी आपकी बांगर मृदा। तो जो आपकी जलोढ़ मृदा थी, जलोढ़ मृदा को मैंने दो भागों में बांटा था, जिसमें आपको मैंने खादर के संबंध में बहुत विस्तृत बता दिया और बांगर के संबंध में भी बहुत विस्तृत बता दिया। अब इसी क्रम में चूंकि आपको लौड़ी, छारी, मरुस्थली, भूड़ तथा काली मृदाओं के विषय में पढ़ना है, उसी क्रम में मैं आपसे चर्चा करूंगा भूड़ मृदा के संबंध में। और यह भी आपका मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदा है। तो इसमें क्या है, गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टेलों को भूड़ कहा जाता है। आपको क्या याद रखना है, गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित 10 से 20 फीट के ऊंचे बलुई टीलों को, जो बालू से निर्मित ऊंचे ऊंचे टीले हैं, उनको क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। और यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। इसके संबंध में क्या याद रखना है कि यह मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। आपसे डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूड़ मृदा किसे कहते हैं, तब आपको यही ऑप्शन में मिल जाएगा कि खासकर जो बलुई, जो बालू से बने 10-20 मीटर के पुराने ऊंचे टीले हैं, उन्हीं को भूड़ मृदा कहा जाता है। आपको याद रखना। फिर आपका एक आता है काली मृदा रेगुर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है कि काली मृदा का अन्य नाम क्या होता है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, काली मृदा को कहीं कहीं करेल मृदा कहा जाता है, कपासी मृदा कहा जाता है। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है। तो काली मृदा, जिसको कि रेगुर भी कहा जाता है, प्रदेश के पश्चिमी जिलों, जो प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं वहां, और फिर नीचे आपका जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है। मतलब काली मृदा इतना नहीं कि बहुत ज्यादा पाई जाती है प्रदेश में, कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है। क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से हमारी क्लास इंटरप्ट हुई थी कुछ। तो अब हम आपसे चर्चा चूंकि काली मृदा की चर्चा आपसे मैं कर रहा था, तो काली मृदा, जिसको कि रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसके संबंध में आपको याद रखना है कि यह प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। इसके नाम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपकी काली मृदा है इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको करेल मृदा कहा जाता है और कहीं कहीं इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है।
तो यह आपके लिए आज का चैप्टर था जिसमें मैंने आपसे उत्तर प्रदेश की मृदा के संबंध में चर्चा की है। इसका एक पार्ट अभी बचा हुआ है जिसको मैं अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं पे समाप्त करूंगा। चूंकि काफ़ी मेहनत लग रही है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।